भी कॉइल के आसपास चेंज करोगे तो उस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को देखते हुए वहां पर एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, वहां पर एक करंट इंड्यूस हो जाएगा एंड दैट पर्टिकुलर फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो व्हाट इज हैपनिंग, आपने क्या किया, यू आर चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कॉइल. ठीक है, एक कॉइल के आसपास आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हो एंड ड्यू टू द चेंज और ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर दैट पर्टिकुलर कॉइल द करंट इज गेटिंग इंड्यूस्ड इन दैट. सो ये इंडक्शन फिनोमेना वाज गिवन बाय माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें इसके बारे में बताया था. उन्होंने मैग्नेट वाला एक्सपेरिमेंट किया था जो कि क्लास के अंदर अपन परफॉर्म कर भी चुके थे. चलिए, ये उल्टे सीधे नामों से जो क्लास के अंदर आ रखा है अपने नाम सही कर लो, वरना 2 मिनट के अंदर मैं सबको बाहर निकाल दूंगा. ठीक है, सारी प्रिविलेजेस तो बंद कर ही दिए अनम्यूट वगैरह की. अगर नाम आपने सही नहीं किया तो फिर इन फर्दर क्लासेस भी मैं आपको एंट्री नहीं दूंगा. चलिए, आज का हमारा टारगेट रहेगा टू स्टडी दी एसी जनरेटर. अब एसी जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है, सबसे पहले तो हमें एसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा. एसी क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट. एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट. ऑल्टरनेटिंग का मतलब जो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करे. देखिए, आज तक हमने जो भी बैटरी का सिंबल बनाया था वो कुछ इस तरीके से बनता था. ठीक है, 2 लाइंस बनाते थे एंड एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल. ये बैटरी का सिंबल होता था और आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सब लोगों ने इसको पढ़ा है. करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है. अब इस बैटरी को किसी भी सर्किट के साथ ज्वाइन कर दो, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जाएगा, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर. अब होता क्या है, जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करते हो तो वहां पर करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता रहता है आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. जैसे हमारा डायरेक्ट सर्किट है, डायरेक्ट सर्किट मतलब ये जो बैटरी लगाई है, इस बैटरी को जब किसी सर्किट के अंदर कनेक्ट किया जाता है तो जो करंट उस सर्किट के अंदर फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल. एंड दिस इज नोन एज डायरेक्ट करंट. इसी को अपन क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट कहते हैं. आज हमारे पास एक नया टर्म लिखकर आया है विच इज नोन एज एसी, और इसका फुल फॉर्म अगर अपन लिखें तो दैट इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट. ऑल्टरनेटिंग करंट. ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या हो गया? करंट अपनी डायरेक्शन को आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कीप ऑन चेंजिंग. ठीक है, डायरेक्शन अपनी चेंज करता रहता है करंट आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. पहले वो क्लॉकवाइज चलेगा सर्किट के अंदर, फिर कुछ देर बाद वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, फिर कुछ देर बाद क्लॉकवाइज चलेगा, कुछ देर बाद एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होता रहा. इस फिनोमिना को हम ऑल्टरनेटिंग नेचर कहते हैं. अब करंट जब इस ऑल्टरनेटिंग नेचर को फॉलो करेगा तो हम उस टाइप के करंट को क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेटिंग करंट. बताइए, ये बात सबको क्लियर होती है कि नहीं? हैंड रेज करके बताओ. सभी लोग क्लास के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया तो भी बाहर फेंक दूंगा. यस एवरीवन. चलिए, बहुत बढ़िया. चलिए, बहुत बढ़िया है. So what do you mean by alternating nature of current? The direction of current keeps on changing after a fixed interval of time, and that type of current is known as alternating current. चलिए, बिल्कुल आसान बात है, कोई दिक्कत नहीं. एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड एसी जनरेटर. सो आपका आंसर होगा द प्रिंसिपल बिहाइंड एसी जनरेटर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और अभी थोड़ी देर पहले देव ने हमें ये बताया कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर आप किसी कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, उस चेंज को देखते हुए कॉइल अपने अंदर करंट को इंड्यूस कर लेता है, एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे. आगे जब जाओगे फर्दर क्लासेस में, 11th-12th क्लास के अंदर जाओगे, हायर स्टडीज करोगे, तो वहां देखोगे कि इसके नाम पे एक लॉ भी है व्हिच इज नोन एज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, जब उन्होंने ये थ्योरी को बनाया तो अपने नाम पे एक लॉ भी डिफाइन किया, और उस पे ही इस संसार में जितने भी जनरेटर्स हैं वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं. आपने शादियों के बाहर देखा होगा जो बड़े बड़े जनरेटर्स लगे होते हैं वो इसी सेम प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं. हमारे स्कूल में जो जनरेटर है दैट इज आल्सो वर्किंग ऑन दिस सेम प्रिंसिपल ओनली. अब फैराडे लॉ
के तहत जो करंट की डायरेक्शन निकलेगी, मतलब जो इंड्यूस करंट बनेगा सर्किट के अंदर, उस इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी उसको फाइंड करने के लिए जो लॉ होता है हमारे पास, दैट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फैराडे लॉ के हिसाब से जो इंड्यूस करंट बना सर्किट के अंदर, जो जनरेट हुआ करंट, उस जनरेटेड करंट की जो डायरेक्शन है उसको डिटरमाइन करने का जो लॉ है, दैट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और इसका डिस्कशन भी अपन ऑफलाइन क्लास में कर चुके थे। कौन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे राइट हैंड रूल के बारे में बता सकते हैं कि सर राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई करना है? हैंड रेज करके बताओ मुझे, देखें। दो स्टूडेंट्स हु कैन टेल मी कि कैसे अपन यहाँ पर राइट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे। यस, आंचल, तनेजा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, in right hand rule, thumb in the direction of current and the fingers in the direction of magnetic field line. थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है वो तो बेटा राइट हैंड थंब रूल है। आई एम आस्किंग अबाउट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। प्रवीण बिश्नोई। प्रवीण बिश्नोई, माइक इज नॉट वर्किंग। कौन बता सकता है? एनीबडी एल्स? एनीवन एल्स? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल को सर 4 फिंगर है सर, उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है। ठीक है। और थंब को सर मोशन, फोर्स ऑफ मोशन की। थंब को फोर्स और मोशन की डायरेक्शन में, ठीक है। और सर मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में। ठीक है। इससे अपन डिटरमाइन क्या करते हैं? सर करंट। करंट की डायरेक्शन, करंट नहीं, करंट की डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं। बिल्कुल सही बात है प्रवीण, वेरी गुड, सही बताया है। चलिए। सो हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने यहाँ देखा कि सबसे पहले जो रूल है विच डिटरमाइंस कि भाई क्या डायरेक्शन होगी इंड्यूस करंट की, दैट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में हम क्या करते हैं? अपने तीनों फिंगर्स को, ठीक है, थंब को, इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर, हम तीनों को क्या करते हैं? एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ग्राफ के हेल्प से मैं यहाँ पर शो करने की कोशिश करता हूँ। इसको एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा, उसके हेल्प से आपको यहाँ पर शो करने की कोशिश करूंगा, एंड देन कैमरा में आप लोग देख ही लेना। सो थंब, the index finger or the forefinger and the middle finger, all these three are mutually perpendicular to each other। mutually perpendicular का मतलब क्या है? ये एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। चाहे थंब इंडेक्स फिंगर को ले लो, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर को ले लो, किसी भी दो फिंगर्स को ले लो, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, सबसे पहली चीज। फिर जो थंब है, दैट थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो थंब है, थंब किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स की डायरेक्शन को या मोशन की डायरेक्शन को। किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है कंडक्टर पर? आपने देखा था जब फैराडे लॉ पढ़ रहे थे, वहां पर अपन ये देख रहा था कि जो मैग्नेट है, जब उस मैग्नेट का मोशन करवाया जाता है तभी करंट बनता है। दैट मींस कोई ना कोई एक ऐसी डायरेक्शन भी होगी जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एंड थंब विल रिप्रेजेंट दैट डायरेक्शन। सेकंड आता है मेरे पास इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी से डिनोट कर रहा हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर। पहले भी अपन ने इसको बी से ही डिनोट किया था, अभी दोबारा इसको बी से ही डिनोट कर। सो इंडेक्स फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड लास्टली द मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट ओनली। हम इससे किसी और चीज की डायरेक्शन को नहीं निकालते। हमें फोर्स प्रोवाइडेड होता है, हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड होती है, एंड करंट की डायरेक्शन को हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना होता है। लेफ्ट हैंड रूल के अंदर थोड़ा सा उल्टा है। लेफ्ट हैंड रूल के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन होता है, हमें करंट गिवन होता है, हम फोर्स की डायरेक्शन को पता लगाते हैं। सो फॉर लेफ्ट हैंड रूल we determine when we use left hand rule we determine the direction of force, but when we use right hand rule we determine the direction of induced current. So there is a difference between them, और इनको आपको ध्यान रखना है। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम के अंदर, जहां लेफ्ट हैंड रूल लगाना है वहां राइट लगा देते हैं। फिर बोलते हैं सर आंसर उल्टा आ गया। आंसर उल्टा आएगा, आपने ये चीज सोची नहीं कि हम कौन सा रूल कब लगाते हैं। हम लेफ्ट हैंड रूल फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए लगाते हैं और राइट हैंड रूल करंट को डिटरमाइन करने के लिए लगाते हैं। दोनों ही एग्जैक्टली सेम है। वहां पे भी थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर होते थे, और तीनों का यही सेम डिनोशंस होते थे, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट।
बताइए ये बात सबको क्लियर हो रही है कि नहीं? यस एवरीवन? चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब अपन चलते हैं जनरेटर की वर्किंग पे। तो वैसा ही डायग्राम बनेगा जैसा मोटर का डायग्राम बना था। दो मैग्नेट्स बनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें पता है अगर मुझे करंट को जनरेट करना है तो सबसे पहले वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होनी बहुत जरूरी है। अगर मुझे करंट को जनरेट करना है तो वहां पर क्या होनी जरूरी है? मैग्नेटिक फील्ड। नाउ सी, नॉर्थ एंड साउथ पोल। सबसे पहले हमने दो मैग्नेट्स को यहाँ पर लगाया, वन बीइंग नॉर्थ, वन बीइंग साउथ। ऑब्वियसली मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो यहाँ पर नॉर्थ और साउथ के साथ उनके डाइपोल्स भी होंगे, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है। चलिए, इसके बीच में हम क्या लगाते हैं? इसके बीच में हम एक आर्मेचर लगाते हैं। इसके बीच में हम लगाएंगे एक आर्मेचर। और आर्मेचर की बात अपन ने कर ली थी किसके अंदर? इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। हमने बात की थी कि आर्मेचर क्या है? एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसको हम प्लेस करते हैं बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड। आर्मेचर क्या है? एक रेक्टेंगुलर कॉइल व्हिच वी हैव प्लेस्ड in between the magnetic field, and this armature is connected with an axle. इस आर्मेचर को अपन एक एक्सल से कनेक्ट करते हैं, and that work of axle is to restrict the translation motion and only allow the rotation motion of the coil. एक्सल का जो रोल है वो क्या है? एक्सल का रोल ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अलाउ किसको करो? रोटेशन मोशन को, ट्रांसलेशन को बंद कर दो। कल वाली एग्जैक्ट सेम बात है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग एन एक्सल टू दी कॉइल? एक्सल का कनेक्शन क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो आपका उसका आंसर क्या होगा? सर एक्सल जो है ट्रांसलेशन मोशन को रोक देता है, लेकिन सिर्फ किसको अलाउ करता है? रोटेशन मोशन को अलाउ करता है। ठीक है, तो दैट इज द यूज ऑफ एक्सल, और वी कैन से दैट इज द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग एक्सल टू दी कॉइल। चलिए, उसके बाद क्या आता है? मैग्नेट्स के बीच में अपन ने कॉइल को रखा, उस कॉइल को अपन ने कनेक्ट कर दिया एक एक्सल से, एंड एक्सल प्रोवाइड्स द रोटेशन ऑफ द कॉइल। कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जो कॉइल है उस कॉइल के दोनों एंड्स को हमने कुछ रिंग्स से कनेक्ट कर रखा है। ध्यान से देखो, इस तरीके का डायग्राम मैं यहां पर आपको बना के दिखाता हूं। दो रिंग्स से कनेक्ट कर रखा है। जब अपन मोटर पढ़ रहे थे तो मोटर के अंदर हमने रिंग्स कौन सी ली थी? जब हम मोटर पढ़ रहे थे तो हमने मोटर के अंदर रिंग्स ली थी स्प्लिट रिंग्स। कौन सी रिंग्स? स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स का काम होता था टू एंश्योर द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द कॉइल। कॉइल के कंटिन्यूअस मूवमेंट का इंश्योरेंस कौन देता था? हमें स्प्लिट रिंग्स देती थी। लेकिन जब हम जनरेटर की बात करते हैं, कौन से जनरेटर की? एसी जनरेटर की, तो वी आर कनेक्टिंग स्लिप रिंग्स इन दीज। क्या काम होता है इसका? उसकी बात अपन थोड़ी देर बात करेंगे। जो वायर है, ठीक है, जो कॉइल की वायर है उसको जिससे स्लिप रिंग से जहां पर कनेक्ट किया हुआ है वहां पर हम देखो ब्लैक कलर से इसको शो कर रहा हूं मैं। यहाँ पर ब्लैक कलर से मैंने कुछ ब्रशेस बनाए हैं, और कल भी अपन ने बात की थी कि ये ब्रशेस किस मटेरियल के बने होते हैं। कौन बता सकता है ये ब्रशेस किस मटेरियल के बने होते हैं? हैंड रेज करके बताओ। दीज आर सम ब्रशेस। ये ब्रशेस किस मटेरियल के बने होते हैं? कौन बताएगा? बहुत सारे हैंड्स आ गए, क्या बात है। एक सेकेंड देखते हैं। यश मोदी, यश मोदी बताइए। सर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बने होते हैं। बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। और कोई मुझे बताओ ग्रेफाइट का यूज यहां पर क्यों किया गया है? व्हाई ग्रेफाइट इज ओनली यूज्ड? कोई और मटेरियल को क्यों नहीं यूज किया हमने? कौन बताएगा? हाँ भाई दक्ष बता। सर ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। सेकेंडली, जब ये मूव करता है, मूवेबल पार्ट से कनेक्टेड होता है, तो यहाँ पर स्पार्किंग होने के चांस सबसे कम हो जाते हैं। जब स्पार्किंग होगी नहीं तो हमारा सर्किट सेफ रहेगा, आग लगने की चांस नहीं है उसके अंदर।
ठीक है। सो जो भी मूवेबल पार्ट्स होते हैं वहां पर अगर कनेक्शन प्रोवाइड करना होता है, वी आर यूजिंग अ मटेरियल विच इज नोन एज ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज लेयर्ड स्ट्रक्चर, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये चीज। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। पहली बात, ग्रेफाइट को हम यूज करते हैं ऑयल्स के अंदर, जो इंजन ऑयल होते हैं वहां पर एज अ ल्यूब्रिकेंट ग्रेफाइट को यूज किया जाता है, तो ये बहुत अच्छा ल्यूब्रिकेंट होता है, पहली बात। दूसरा, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे सर्किट के अंदर करंट को कोई हिंड्रेंस ना मिले, तो इसलिए अपन ग्रेफाइट यूज करते हैं। तीसरा, इट्स एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। इसके कारण होता क्या है, जब ये मूव करता है और फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर जो आर्किंग होती है, जो स्पार्क्स क्रिएट होते हैं, वो बहुत ही मिनिमम रहते हैं, कम रहते हैं, जिसके कारण हमारा सर्किट जो है वो सेफ रहता है। अब एग्जाम में ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाई आर ग्रेफाइट ब्रशेस यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर्स एंड मोटर्स। ग्रेफाइट ब्रशेस का यूज हम क्यों करते हैं, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए क्यों करते हैं। बार बार मैं नहीं बताऊंगा, सबको क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो कॉइल है इसको हमने किससे कनेक्ट किया है, इसको हमने एक्सेल से कनेक्ट किया है। एक्सेल इज ए डिवाइस, गाड़ियों के अंदर लगा होता है। आपने देखा है आगे के दोनों टायर्स जो हैं गाड़ी के, पीछे के जो दोनों टायर्स हैं गाड़ी के, वो एक रॉड से कनेक्टेड होते हैं, और वो रॉड जो है वो टायर के रोटेशन को इंश्योर करती है। ठीक है, तो दैट डिवाइस विच ओनली प्रोवाइड्स रोटेशन मोशन इज नोन एज एक्सेल। ट्रांसलेशन मोशन को रोक दे, रोटेशन को अलाउ करे, दैट इज नोन एज एक्सेल। एग्जाम में ये भी 2 नंबर के अंदर पूछा जाता है, व्हाई, या फिर व्हाई इज एक्सेल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर और मोटर और जनरेटर के कंस्ट्रक्शन में एक्सेल क्यों यूज किया जाता है, तो इसका रीजन भी मैं आपको बता चुका हूं। अब ध्यान से समझना और देखना, ये हमारे पास कॉइल है, ठीक है, थोड़ा सा नया फिनोमिना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लॉजिकली इसको सोचने की कोशिश करेंगे सब। देखिए कॉइल को मैंने घुमाना शुरू किया, कॉइल को घुमाना शुरू किया, तो कुछ देर बाद कॉइल रोटेट होके इस पोजीशन पे आ जाएगी। ध्यान से देखो, नाउ यू कैन सी, मैंने कॉइल को यहाँ पर एक रोटेशन प्रोवाइड किया है, और इस रोटेशन के कारण कॉइल पहले फ्लैट दिखती थी, अब ये फ्लैट ना होकर के किसी एंगल पे आ चुकी है। क्या डायग्राम से सबको ये चीज विजुअलाइज हो रही है कि नहीं? मैंने देखो यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोवाइड किया, मतलब रोटेशन मैंने प्रोवाइड किया है। मोटर के अंदर करंट के कारण रोटेशन मिलता था, लेकिन यहां पर रोटेशन हमने प्रोवाइड किया है खुद से। क्या सबको ये चीज दिख पा रही है कि नहीं? हैंड रेज करके बताओ। चलिए, जब रोटेशन प्रोवाइड किया अब होगा क्या, ध्यान से समझो। रेड कलर से मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा हूं। अब इमेजिनेशन का खेल है, जो इमेजिन कर लेगा वो समझ लेगा, जो इमेजिन नहीं कर पाएगा उसको भैया भगवान भी नहीं समझा सकता। ध्यान से देखो, क्या करना है अपन को। सुबह शुरुआत में हमने कॉइल को क्या किया, हॉरिजॉन्टल रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल के पैरेलल उसके ऊपर से निकल रही है। दैट मींस नो मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग थ्रू द कॉइल। इमेजिन कर लो, देख लो, डायग्राम में भी दिखा दिया, इमेजिनेशन से भी समझ में आ जाता है। शुरुआत में कॉइल हॉरिजॉन्टल थी, मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर से पास कर रही थी, नो मैग्नेटिक फील्ड वाज एंटरिंग द कॉइल। जैसे जैसे कॉइल रोटेट होना शुरू होती है, जैसे जैसे कॉइल रोटेट होना शुरू होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही है। कॉइल जैसे जैसे रोटेट होती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अब कॉइल को एंटर करना शुरू कर जाएगी। दैट मींस द कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इज चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। नहीं आया समझ में? ध्यान से सुनो, हमारी कॉइल जब रोटेट हो रही है, शुरुआत में उस कॉइल के अंदर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो रही थी, जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो उसके ऊपर या नीचे से निकल जाती थी। जब मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होने लगती है तो अब ये जब कॉइल रोटेट होने लगती है तो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर से पास होने लगती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल भी यही कहता है कि जब कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी तब हम वहां पर करंट इंड्यूस होता हुआ दिखेगा, दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो यहां पर हमने क्या किया, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द कॉइल वी आर चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल। रोटेशन के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के आसपास को चेंज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। पहले मैग्नेटिक फील्ड कोई पास करती नहीं थी कॉइल को, बाद में रोटेट होते होते मैग्नेटिक फील्ड पास करने लग गई। सो द मैग्नेटिक फील्ड वी कैन कंसीडर इट इज चेंजिंग, and due to the change of magnetic field
ड्यू टू दी चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर मुझे देखने को मिलेगा इंड्यूस्ड करंट, एंड दिस इज नोन एज द वर्किंग ऑफ मोटर जनरेटर। क्या जनरेटर की वर्किंग है? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, अपन को उसके अंदर लिखना क्या होता है पहले तो उसको समझो। हमारी कॉइल शुरुआत में हॉरिजॉन्टल थी, मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर से पास होती थी। देयर वाज नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन व्हिच वाज पासिंग थ्रू द कॉइल। अब क्या हो रहा है? अब जैसे जैसे कॉइल रोटेट कर रही है, जैसे जैसे कॉइल घूम रही है, जैसे जैसे द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल इज इंक्रीजिंग, सो वी कैन से द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग अराउंड द कॉइल, and if the magnetic field around the coil changes, then we can say that some induced current will be there in the circuit. Are you getting my point? अगर सबको ये बात क्लियर हो रही है तो एक बार हैंड रेज करके बताओ। बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। सभी बच्चे ये बाकी क्या क्लास के अंदर सिर्फ सो रहे हैं, सोने आए हैं क्या? अतुल बोयाल, आवेश, एनी जैन वैसे भी नहीं पढ़ती क्लास के अंदर, यहाँ ऑनलाइन में तो वैसे ही उसने छोड़ दिया है पूरा कि अब तो भगवान ही पढ़ाएंगे हमें। चलिए सो यहां तक हमने देखा व्हाट इज द वर्किंग और व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड। ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ जनरेटर। अब यहाँ पर स्लिप रिंग्स क्यों लगाई है? अब ये स्लिप रिंग का मतलब क्या है? सर आपने जब मोटर के अंदर स्प्लिट रिंग्स लगाई थी तो स्प्लिट रिंग्स का काम क्या होता था? टू इंश्योर द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द मोटर। आधे आधे पार्ट्स में हमने रिंग को डिवाइड कर रखा होता है, एक आधा रिंग इधर, एक आधा रिंग इधर, बीच में सेपरेशन। और वो क्या करता है? करंट की एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन मेंटेन करके रखता है सर्किट के अंदर, एक कम्यूटेटर का काम करता है। यहां पर हम करंट प्रोवाइड नहीं करते खुद से, यहां पर हम करंट खुद से प्रोवाइड नहीं कर रहे, यहां पर करंट को खुद से प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, इधर मोशन प्रोवाइड किया जा रहा है। आपने देखा होगा जब जनरेटर वर्क करता है तो पहले उसमें डीजल डालते हैं, फिर उस डीजल की मदद से हम किसी मोटर को चलाते हैं, फिर वो मोटर क्या करती है? आर्मेचर को घुमाती है आगे, और वो आर्मेचर जब घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो आप समझ पा रहे हैं दैट इन जनरेटर वी आर प्रोवाइडिंग मोशन एंड विद द हेल्प ऑफ दैट मोशन वी आर क्रिएटिंग करंट। हम मोशन खुद से प्रोवाइड करते हैं और उस मोशन की हेल्प से करंट को जनरेट करते हैं। दोनों में फर्क है। मोटर के अंदर करंट प्रोवाइडेड था जिसके कारण मोशन मिल रहा था। So in motor, what was happening is मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट हो रही थी। कैसे? करंट प्रोवाइड किया, उसके कारण आर्मेचर घूमने लगा, तो मैकेनिकल एनर्जी को क्रिएट किया जा रहा था किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल यहां पर भी एक्ट करता है। चलिए, इन जनरेटर व्हाट इज हैपनिंग? जनरेटर में मोशन हमने प्रोवाइड किया है, दैट मींस मैकेनिकल एनर्जी वी आर प्रोवाइडिंग टू द सिस्टम। सो मैकेनिकल एनर्जी हमने दी और उसकी मदद से हम जनरेट क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। सो विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वी आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब कोई सर ये मत बोल देना कि सर आपने बोला था एनर्जी को बना नहीं सकते। देखिए, एनर्जी बनाई नहीं जा रही है, एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल के। किसी ने अगर ये बोला कि सर आप बोल रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बना रहे हैं, मैं उसको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। चलिए बताइए, सबको बात यहां तक क्लियर होती है कि नहीं? यस और चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब यहां पर देखते हैं द यूज ऑफ स्लिप रिंग, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमसे डायरेक्टली जनरेटर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कभी भी। हमसे ये नहीं पूछेंगे कि बताओ जनरेटर बना के बता दो, नहीं।
हमसे उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की फंक्शनिंग पूछेंगे, हमसे पूछेंगे ग्रेफाइट ब्रशेस क्यों यूज किए, एक्सेल क्यों यूज किया, आर्मेचर का क्या रोल है। ऐसे ही हमसे पूछा जाता है स्लिप रिंग्स का क्या रोल है। अब ये स्लिप रिंग्स इंश्योर करते हैं कि हमारा जनरेटर एसी करंट को प्रोड्यूस करे। किसको प्रोड्यूस करे? ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करे। हमारे घरों में भी आपने सुना होगा, ठीक है, कुछ बच्चों ने सुना होगा कि हमारे घरों के अंदर एसी ऑल्टरनेटिंग करंट आता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन मैं शुरुआत में ही बता चुका हूं। ऑल्टरनेटिंग करंट इज अ टाइप ऑफ करंट जिसके अंदर करंट अपनी डायरेक्शन को फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज करता रहता है। करंट एक बार क्लॉकवाइज सर्किट में घूमता दिखेगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, फिर क्लॉकवाइज दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। स्लिप रिंग्स का यहां पर काम है टू इंश्योर दैट। कल अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, तो कल मैं आपको एक वीडियो के हेल्प से इस चीज को दिखाऊंगा, क्योंकि ये विजुअलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, स्लिप रिंग्स की वर्किंग को डायरेक्टली एक 2 डायमेंशनल डायग्राम से विजुअलाइज करना मुश्किल है, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि स्लिप रिंग्स जो है दैट इज द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू इंश्योर द जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। हमारा जनरेटर ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करे, उसके जनरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पर स्लिप रिंग्स यूज कर देते हैं। कैसे यूज करते हैं उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी मुझे ये बताइए कितने बच्चों को कोई डाउट है? यस